हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गरिमा कुशवाहा एंड वेलकम बैक टू शनै एकेडमी हिंदी। आज से हमने क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें आपको पूरे चैप्टर स्टेप बाय स्टेप पढ़ाए जाएंगे विथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए हमारे इस चैनल शनै एकेडमी हिंदी के साथ। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये आपका क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं आज। हमारे आज के वीडियो के कंटेंट्स हैं पदार्थों में होने वाले परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण और मैग्नीशियम रिबन का प्रयोग। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्या होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे चारों ओर के वातावरण में कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, यानी कि हमारा जो सराउंडिंग एरिया होता है वहाँ पर लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे चारों ओर की चीज़ें लगातार बदलती रहती है। उसका क्या कारण होता है कि हमारे चारों ओर लाखों की संख्या में कई प्रकार के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रियाएं होती रहती है। यही कारण है कि हमारा जो सराउंडिंग एरिया है उसमें लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन जो है वह होते रहते हैं। यानी कि जैसे हम अंदर हैं तो धूप निकली हुई है, जैसे ही हम बाहर गए हैं तो जो बादल हो गए हैं, बारिश का मौसम हो गया है, कुछ न कुछ चेंज हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ें किस वजह से होती है? हमारे चारों ओर होने वाली कई प्रकार के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की वजह से होती है। यही परिवर्तन हमारे शरीर में तथा शरीर के अंगों में और कोशिकाओं में भी लगातार चलते रहते हैं। यही कारण होता है कि हमारे शरीर में लगातार बदलाव होता रहता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े दिखाई देते हैं, जो बड़े होते हैं वो बुजुर्ग दिखाई देते हैं, क्योंकि यह परिवर्तन हमारे शरीर में और अंगों में भी लगातार होता रहता है। जैसे भोजन का पाचन होना, श्वसन होना, रेस्पिरेशन, ये सारी की सारी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं छुपी हुई होती है। पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। अब आप बोलेंगे कि भाई परिवर्तन तो बता दिया, लेकिन परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मैं बता रही हूँ, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेस, और सेकंड होता है आपका रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस। ठीक है, देख लिया कितने प्रकार के होते हैं, पर क्या होता है भाई, कैसे होते हैं? तो देखिए, भौतिक परिवर्तन में या फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन का होना। अब कहेंगे कि भौतिक अवस्था क्या? तो देखिए, अवस्था यानी कि ठोस, द्रव, गैस, इनमें परिवर्तन होना, यानी कि ठोस पदार्थ गैस में कन्वर्ट हो जाए, गैस जो है वह ठोस में कन्वर्ट हो जाए, जो द्रव है वह गैस में कन्वर्ट हो जाए, या गैस द्रव में कन्वर्ट हो जाए। कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगर इस तरह से कोई भी परिवर्तन होता है तो वह हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। या फिर किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाए, सफ़ेद है तो वह काला हो जाए, काला है तो सफ़ेद हो जाए, उसकी गंध में परिवर्तन हो जाए, यानी पहले उसकी जो गंध है वो कुछ और हो, बाद में कुछ और हो। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यह जो परिवर्तन है यह हमारा कौन सा है? फिजिकल चेंजेस है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जब भी फिजिकल चेंजेस होता है, यहाँ पर एक बात है ध्यान रखने वाली कि जब भी कोई फिजिकल चेंजेस होता है तो नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी। जब भी कोई फिजिकल चेंजेस होता है नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, और अगर परिवर्तन के कारण को हम हटा लेते हैं तो पदार्थ पुनः अपनी पहली अवस्था में आ जाता है। ठीक है, इसको आगे समझेंगे। इसका एग्जाम्पल है बर्फ़ का पिघलकर जल में परिवर्तन होना। जब बर्फ़ पिघलती है तो वो पानी बन जाता है। यह है, इसको आगे समझते हैं और अच्छे से। देखिए, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अगर हम परिवर्तन के कारण को हटा लेते हैं तो पदार्थ पुनः उसकी पहली वाली अवस्था में आ जाता है। और एक सेकंड था कि यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक तो पानी का जमकर बर्फ़ बनना, ठीक है, इसके बाद हो जाएगा जल का उबलकर वाष्प बनना। ये सभी जो अभिक्रियाएं हैं किस में आ जाएगी? हमारे
भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाएगी। यहाँ पर देखिए ये बर्फ़ है, ये किस में कन्वर्ट हो रही है, पानी में, और पानी किस में बदल रहा है, वाष्प में। अगर जो बर्फ़ है, बर्फ़ किस अवस्था में, ठोस अवस्था में है ना, इसका भौतिक रूप क्या है कि ये ठोस है। जब इसे हम गर्म करेंगे तो ये द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि पानी बन जाएगी। और फिर जब पानी को और ज़्यादा हम गर्म करते हैं तो वो भाप में यानी कि वाष्प में बदल करके गैस अवस्था में आ जाता है। ठीक है, फिर अगर हम इस अवस्था को हटा लें, यानी जो उसका कारण है परिवर्तन का, उस कारण को हटा लें, तो ये जो रिएक्शन होती है बैकवर्ड जाती है और वापस हमारा जो पदार्थ होता है पुनः उसकी अवस्था में आ जाता है। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, बर्फ़ को गर्म किया और उसको गैस तक ले आए। पहले गर्म किया तो पानी बना, फिर गर्म किया तो गैस बना। अब हम इसको बैकवर्ड ले जाते हैं कि जो वाष्प है, ठीक है, वाष्प है, गैस अवस्था में है, यहाँ तक हम ले आए थे इसको फॉरवर्ड करके। अब हम जाएंगे बैकवर्ड जाएंगे तो ये वाष्प है जो कि गैसीय अवस्था में है, इसको हमने क्या किया, ठंडा किया, तो फिर ये वाष्प क्या बन गई, ये पानी बन गई, यानी द्रव अवस्था में आ गया। और फिर अगर हम इसको ठंडा करते हैं तो ये बर्फ़ बन जाता है, यानी कि ठोस अवस्था में आ जाता है। तो क्या हुआ, इन सभी केसेस में हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो पदार्थ है वह तो पानी ही था और पानी ही रहा, है ना, H2O ही रहा, चाहे बर्फ़ हो, चाहे पानी हो, चाहे वाष्प हो, मेन कंटेंट क्या रहा, H2O ही रहा, कोई नया पदार्थ यहाँ नहीं बना। और दूसरा केस हमने क्या देखा, दूसरा हमने यहाँ पर देखा कि जो परिवर्तन का कारण है उसको अगर हम हटा लेते हैं तो जो पदार्थ है उसकी पहली वाली अवस्था में पुनः आ जाता है। जैसे कि क्या करा, बर्फ़ था उसको गर्म करा, द्रव बना, उसको गर्म करा, गैस बना, वापस से हमने गैस को ठंडा करा तो ये बर्फ़ वापस बर्फ़ बन गई। हमने बर्फ़ ली थी और वापस उसको बर्फ़ बना दिया, तो ये दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पे साबित हो जाती है। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड भी जाती है और बैकवर्ड भी जाती है, दोनों दिशाओं में यह चल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन हमने देख लिए, नेक्स्ट हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन में दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमने लिया है कार्बन, ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल में भी लिया है हमने कागज़ तथा कोयले का जलना। तो कोयले में क्या पाया जाता है, कोयले में कार्बन होता है, माना कि हमने यहाँ पर कोयला ले लिया है, कोयले के अंदर क्या है, कार्बन होता है। अब इसे किसकी प्रेजेंट में जलाया हमने, ऑक्सीजन की। कोई भी चीज़ या पदार्थ तब जलता है जब हमारे वातावरण में क्या है, ऑक्सीजन गैस हो गया, यानी ऑक्सीजन गैस की एब्सेंट में कोई भी पदार्थ वैसे भी जलता नहीं है। तो हमने कोयला लिया, उसमें कार्बन है, उसको हमने जलाया, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही वो जलेगा, तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। यानी कि हमारी यहाँ पर ये बात सिद्ध हो गई कि किन्हीं भी दो रासायनिक परिवर्तन में दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। हमने कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण यहाँ कर लिया है। इस नए पदार्थ के गुण धर्म उन पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होते हैं जिनसे मिलकर के यह बना है। अब यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनी है, कार्बन से और ऑक्सीजन से बनी है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ है या इसके जो गुण है वह कार्बन से भी अलग है और ऑक्सीजन से भी अलग है। इन दोनों के मिलने से जो अभिक्रिया हुई तो इसके अंदर कुछ नए ही गुणधर्म या प्रॉपर्टीज आई है जो इन दोनों से बिल्कुल भी अलग होती है। हमारे शरीर में होने वाली जैविक प्रक्रियाएं रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, वह पूरी की पूरी हमारे केमिकल चेंजेस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हमारे अंदर जो श्वसन होता है ना, रेस्पिरेशन होता है, और भोजन का जो पाचन होता है यानी डाइजेशन होता है, उसमें भी कई प्रकार के एंजाइम्स या फिर केमिकल्स मिलते हैं। तो यह भी एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन होता है। और यह रासायनिक परिवर्तन होते कब है, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। वही रासायनिक परिवर्तन एक परिणाम है किसका, रासायनिक अभिक्रियाओं का ही परिणाम है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखें तो कागज़ तथा कोयले का जलना, फलों का पकना, यानी कि जब फल पकते हैं तो पहले जो होता है वो कच्चा फल होता है, उसके अंदर बाद में कई प्रकार के एंजाइम्स बनते हैं। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स भी तो केमिकल होते हैं।
तो एंजाइम्स के माध्यम से उसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है और बाद में हमारा जो फल होता है वह पक जाता है। लोहे में जंग का लगना, अब लोहे में जंग लगना भी एक प्रकार की हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है कि जब लोहे को खुले में छोड़ दिया जाता है और नमी होती है अगर वातावरण में, तो यह नमी और ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके लोहे में जंग लग जाती है, यानी कि लोहे जो बाहर पड़ा हुआ लोहा होता है उसमें एक भुरभुरी सी रेड कलर की जो परत होती है वही क्या होती है, जंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा रासायनिक अभिक्रियाएं या फिर केमिकल रिएक्शंस। तो रासायनिक अभिक्रियाएं वह क्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। वही रासायनिक परिवर्तन में जो था सेम कंडीशन यहाँ भी है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से ही होते हैं। मतलब यहाँ पर जो पदार्थ होते हैं उससे अलग कुछ प्रोडक्ट जो बनता है वह हमारे लिए गए पदार्थ से अलग बनता है, नए गुणधर्म के साथ बनता है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल देख लीजिए। हर जगह रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। जैसे हम भोजन बना रहे हैं तो क्या है, भोजन के बनने में भी तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, भोजन के पचने में भी, भोजन का जो पाचन है वह भी क्या है, वह भी तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। आप इनो पी रहे हो, शरबत पी रहे हो, जैसे ही आपने एक ग्लास पानी में इनो का पाउच डाला तो पानी क्या होता है, एकदम से तुरंत ठंडा हो जाता है, तो वह भी क्या है, वह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। आप आपके हाथ पैर में लगी हुई नेल पेंट को निकाल रहे हो नेल पेंट रिमूवर से, तो वो भी क्या है, वो भी तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। भाई रासायनिक अभिक्रिया हर जगह है, बस हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए जो आपकी बुक में है, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि मैडम वो नहीं पढ़ा रही है जो बुक में है। तो आपकी बुक में है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम रिबन होती है वो आगे मैं आपको पिक्चर के माध्यम से बताऊंगी, अभी देख लीजिए। जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसको अगर हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो क्या होता है कि जब हम उसे जलाएंगे मैग्नीशियम रिबन को, है ना, तो वायु में तो ऑक्सीजन होती है, तो उस ऑक्सीजन के माध्यम से ही वो जलेगी, तो चमकदार लौ बनती है। कैसी लौ बनती है, चमकदार लौ बनती है और एक श्वेत चूर्ण यानी कि वाइट पाउडर का निर्माण होता है। जब भी हम किसी चीज़ को जलाएंगे तो बाद में राख तो बनेगी ही ना, तो वो जो राख है या वाइट पाउडर है उसी को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कह रहे हैं। वही राख हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। यहाँ पर इक्वेशन देख लीजिए, ये Mg मैग्नीशियम के लिए लिखा है, ये O2 ऑक्सीजन के लिए लिखा है। बाद में क्या बन रहा है हमारा MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अब यहाँ देखिए अभिक्रिया में हमने जो जो भी चीज़ें ली है ना, जिन्होंने आपस में अभिक्रिया की है, उन चीज़ों को हम क्या कहेंगे, अभिकारक या फिर रिएक्टेंट्स कहेंगे। और बाद में जो हमको अंतिम प्रोडक्ट या उत्पाद या उसका जो रिजल्ट मिलता है हम उसे उत्पाद कहेंगे या फिर प्रोडक्ट कहेंगे। हमारी एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं इसको समझा देती हूँ कि जब भी आप क्या करते हैं, चाय बनाते हैं तो हम उसमें क्या लेते हैं, हम उसमें लेते हैं दूध लेंगे, उसके बाद में हम शक्कर लेते हैं, उसके बाद में हम पत्ती लेते हैं। तो यह सब हमारा क्या होगा, यह हो जाएंगे हमारे रिएक्टेंट्स और इन सब का रिजल्ट यानी कि जो हमारी चाय लास्ट में बनेगी वह हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। इक्वेशंस देख लीजिए, ये इक्वेशन जो है वह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार एग्ज़ाम में इक्वेशंस पूछ लेते हैं या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाएंगे तो उसके बाद में कौन सा पदार्थ बनता है। तो यह सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये हमारे रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ये छोटे छोटे से टिप्पणी में या 2-2 नंबर में आ सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये होती है हमारी मैग्नीशियम रिबन, इस तरह से होती है सिल्वर कलर में। और जब हम उसे जलाते हैं किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जलने के बाद जो राख बनती है वह होता है हमारा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड तो हमने बना लिया। फिर आप लोग कहेंगे कि क्या उपयोग होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ कि यह जो वाइट पाउडर या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यह जो मैग्नीशियम है यह एक मिनरल होता है यानी कि खनिज होता है, हमारा बॉडी का सप्लीमेंट होता है।
और इसका जो उपयोग होता है वह हार्ट को सही तरीके से काम करने में, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको सही तरीके से काम करने में, ब्लड में इसकी एक निश्चित मात्रा होती है और वह होना चाहिए, इसीलिए इसे एज सप्लीमेंट भी लिया जाता है। कई तरीके के मेडिसिन में इसका उपयोग किया जाता है, यानी दवाइयाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ते क्यों है। ये क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हम साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर के चल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसे जलाने से पहले रगड़ते क्यों हैं, तो ये देखिए कि मैग्नीशियम रिबन खुले में नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जो होती है वो जम जाती है। इसको जम लिख लेना है, गलती से जेम लिखा गया है, जम जाती है, यानी कि यह जो मैग्नीशियम रिबन है नम वायु के संपर्क में रहेगी, फिर से वायु में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर से बन जाता है। तो यह जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है मैग्नीशियम को जलने में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए जब हम मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं तो उसे जलाने से पहले रेगमार से साफ किया जाता है या रगड़ा जाता है। यह क्या होता है, यह होता है हमारा रेगमार। इससे हम क्या करते हैं, जिस चीज़ में जंग लग जाती है उसे भी इसी के द्वारा रगड़ करके निकाला जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाने से पहले हम रगड़ेंगे नहीं तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट हम जो कर रहे हैं वो ठीक से नहीं होगा, हमें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बार बार मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से यह मैग्नीशियम रिबन जो है वह बुझ जाता है। बार बार जलाओ फिर यह बुझ जाता है, ठीक से नहीं जलता है। नेक्स्ट देखिए आपके एग्जाम्पल्स है। पहला हमने मैग्नीशियम रिबन का लिया था, रासायनिक अभिक्रिया में सेकंड हो जाएगा हमारा दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना भी सिंपल सी बात है कि यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो दूध होता है, हमारे दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है, और दूध जब दही में कन्वर्ट हो जाता है तो यह जो लैक्टोज होता है यह लैक्टिक एसिड बन जाता है, यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, केमिकल चेंजेस हुआ है। भोजन का पकना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, और जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसका कलर अलग होता है, उसकी गंध अलग होती है, पकने के बाद में हमारे भोजन का कलर अलग हो जाता है, उसकी जो खुशबू होती है वह भी बदल जाती है। तो यह भी क्या होती है, हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट कहते हैं, जबकि इसका जो परिणाम होता है या जो नया पदार्थ बनता है इसके परिणाम स्वरूप उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि रह गई है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।